हेलो हाय नमस्ते, माय नेम इज आशिमा गुप्ता और आज की क्लास में बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन टर्म 2. दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो पहले लेक्चर में हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यहाँ से वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेगा, कौन सा कम कंडक्ट करेगा, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. पहला टॉपिक है डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या फर्क है दोनों के अंदर. सो पहला हम समझेंगे कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. नाम से समझ आ रहा है यार, एडिशन कंपाउंड्स का मतलब है जब आपने दो कंपाउंड्स को ऐड कर दिया. अब ऐड वैसे तो करोगे नहीं जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं कि प्लस कर दो और हो गए जी कंपाउंड ऐड. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप दो कंपाउंड्स का सोल्यूशन लेते हो, स्टेबल कंपाउंड्स का, उनको मिक्स करते हो, फिर आप सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हो, तो जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज योर एडिशन कंपाउंड्स. सो डेफिनेशन देखते हैं एडिशन कंपाउंड्स की. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर. अब एडिशन में मैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को ऐड करा सकती हूं. बाय एडिशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन करना है इन अ फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, यानी कंपाउंड्स की जो रेशियो है वो फिक्स होनी चाहिए. अगर मैं 1 मोल KCl ले रही हूं तो 1 मोल MgCl2, या अगर 1 ले रही हूं तो उसका 2 मोल. रेशियो फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं आप किसी भी रैंडम रेशियो के अंदर ले लोगे. सो एडिशन कंपाउंड्स हमने क्या बोले, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय addition of two or more stable compounds and then by crystallizing them in stoichiometric ratio. स्टोइकियोमेट्रिक फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए, तो उससे जो कंपाउंड्स मिलते हैं आपको उन्हें हम एडिशन, ऐड कर दिया दो कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज करके. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमने KCl लिया, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया और इनको क्रिस्टलाइज करा दिया एक्वस सोल्यूशन में, तो हमें जो एडिशन कंपाउंड नया मिलता है दैट इज KCl डॉट MgCl2. इनको हम डॉट से सेपरेट करते हैं. दिस इज वन स्टेबल कंपाउंड, दिस इज अनदर स्टेबल कंपाउंड. डॉट 6H2O मेरा क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज डिनोटिंग माय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये क्या डिनोट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो इस कंपाउंड को बुलाते हैं कार्नलाइट. KCl dot MgCl2 dot 6H2. This is your carnallite. It is an addition compound. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. अब अगेन मैंने फिर से दो स्टेबल कंपाउंड्स लिए, कॉपर सल्फेट अ स्टेबल कंपाउंड, अमोनिया अ स्टेबल कंपाउंड. इन दोनों को अब हमने वाटर की प्रेजेंस में क्रिस्टलाइज कराया, फिक्स्ड रेशियो लिया, तो हमें मिला CuSO4 dot 4NH3 dot H2O. इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा अमीन. टेट्रा बेटा 4 बार के लिए, टेट्रा अमीन यानी 4 बार आया तो टेट्रा अमीन. कॉपर 2 सल्फेट मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बुला रहे हैं एडिशन कंपाउंड्स, जो दो कंपाउंड्स को ऐड करके वाटर की प्रेजेंस में क्रिस्टलाइज करके स्टेबल कंपाउंड्स बन रहे हैं. ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड्स को ही हम दो में क्लासिफाई करते हैं. सो एडिशन कंपाउंड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज योर डबल सॉल्ट एंड सेकेंड इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं. सो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स आप जैसे ही इनको पानी में डिसॉल्व करते हो, एक्वस सोल्यूशन में लेकर आते हो, दे लूज देयर आइडेंटिटी, यानी ये पूरी तरह किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. सो पहला वही है डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, है ना. जैसे होता है क्या, हम किसी नए फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, अगर हम बिल्कुल घुल मिल जाए तो आई एम लूजिंग माई आइडेंटिटी, मैं उन्हीं की तरह जैसे बन गई. सो दैट इज डबल सॉल्ट. उनके जैसा बन जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं है. बट जो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी सोल्यूशन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं. सो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन. पहले समझेंगे डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे ही अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट,
आपने लैब के अंदर शायद अब कर लिया हो, टाइट्रेशन में हम मोहर सॉल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. सो मोहर सॉल्ट इज एन एडिशन कंपाउंड. FeSO4 one stable compound, अमोनियम सल्फेट अनदर स्टेबल कंपाउंड 6H2O. ठीक है, हमने इसको वाटर की प्रेजेंस में क्रिस्टलाइज कर रखा है, एडिशन कंपाउंड है. अब मोहर सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये पूरी तरह आयंस में टूट जाएगा. Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, अमोनियम के 2 प्लस आयन, 2 अमोनियम प्लस, और एक सल्फेट यहां से मिला, एक सल्फेट यहां से मिला, तो 2 सल्फेट आयन. बाकी पानी बेटा आयंस में डिसोसिएट नहीं होता बिकॉज वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे जो आपके कंपाउंड्स थे वो आयंस में डिसोसिएट हो गए, पानी तो पानी ही रहेगा. ठीक है, पानी डिसोसिएट तब होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड. एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन कंपाउंड का ही, एडिशन में डबल सॉल्ट का. आई एम टेकिंग अ डबल सॉल्ट विच इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2. इस कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं? पोटाश एलम. पोटाश एलम. अब इसको जैसे ही आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो देखो यार ये कैसे अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा. K2SO4 में बेटा कितने पोटाशियम आयंस मिलेंगे आपको? 2. Al2 है यानी 2 एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे. ठीक है जी. सल्फेट कितना मिलेगा? 1 सल्फेट यहां से मिलेगा, 3 सल्फेट यहां से मिलेंगे, तो टोटल सल्फेट आयंस कितने मिल गए आपको? 4. और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो मतलब पानी तो पानी ही रहेगा, बस सॉलिड से एक्वस में चेंज हो गया है. ठीक है, सो पोटाश एलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. 2 सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करा, आयंस में डिसोसिएट हो गए, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं. पर अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की. ये अपनी आइडेंटिटी को सोल्यूशन के अंदर रिटेन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एडिशन कंपाउंड बनाया बाय क्रिस्टलाइजिंग दीज 2 कंपाउंड्स, और हमें जो एडिशन कंपाउंड मिला वो मिला पोटाशियम फेरोसाइनाइड. आपने जब इसको पानी में डिसॉल्व करा K4FeCN6 को, सो ये वाला जो बाहर वाला आयन होता है बेटा ये आयनाइजेबल होता है. जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, ये आपका कैसा पार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है. दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पार्ट. और यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अब देखो K4FeCN6 कैसे आया होगा? K पे कितना चार्ज होता है? प्लस, ये तो हमें पता है. FeCN6 पर कितना चार्ज होगा? सोचो भाई, अगर यहां पे इधर 4 आ रहा है यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा? 4 माइनस, मैंने बैक क्रॉस कर दिया, तभी तो जब मैं क्रॉस करूंगी फॉर्मूला बनाने के लिए, वी क्रिस क्रॉस दी वैलेंसी, तो ये 4 कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तभी तो ये फॉर्मूला आया होगा K4FeCN6. इतनी बात समझ आ रही है फॉर्मूला कैसे आया? सो यहाँ पे K प्लस आयन होगा और FeCN6 4 माइनस होगा. अब जब ये पानी में डिसोसिएट होगा बेटा, जब ये पानी में डिसोसिएट होगा तो आपको 4K प्लस मिलेगा, 4K प्लस, और एक FeCN6 4 माइनस. बैलेंसिंग के लिए 4 तो लगाओगे क्योंकि 4 पोटाशियम मिलेगा. तो यहां पर टोटल आयंस 4 पोटाशियम, एक पूरा कॉम्प्लेक्स, यानी टोटल आयंस आपको कितने मिलेंगे? 5. 4 पोटाशियम के और एक ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का. अब हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना यार, ये अब आयंस में नहीं डिसोसिएट होगा. अगर आप यहां से सोचो कि आपको आयरन का आयन मिल जाएगा, आपको साइनाइड आयन मिल जाएगा, तो नहीं. जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है विच इज योर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? रिटेन रखता है. सो यही फर्क है आपका डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. डबल सॉल्ट पूरी तरह आयंस में टूट जाते हैं, फुल्ली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड लूज देयर आइडेंटिटी, वाइल कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वो फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं होता. एक और एग्जाम्पल लेंगे. चलें, मान लीजिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया है. चलें, सब सोच के बताएंगे कितने आयंस में टूटेगा. टोटल आयंस बताने हैं आपको.
In how many ions this compound will dissociate? पहले तो ये सोचेंगे फॉर्मूला कैसे आया होगा बेटा, Cl पे -1 होगा, यानी यहाँ कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज होगा, तभी तो ये 3 इधर आया होगा, ये 1 इधर आया होगा। इतना आपको सोचना पड़ेगा। अब डिसोसिएट देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स पे, तो कितना चार्ज था, CONH3 होल 6 3 प्लस Cl माइनस, और कितना, क्योंकि Cl के इधर 3 है तो बैलेंस तो करूंगी, तो कितना Cl माइनस प्रोड्यूस होगा, 3 Cl माइनस। टोटल आयन 3 क्लोराइड के, एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स केटायन है इस टाइम पर मेरे पास, तो टोटल आयंस कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, टोटल आयंस विल बी 4, राइट। So these are called as your coordination या complex compounds where the square bracket complex part is retaining its identity. ये further ions में नहीं टूटेगा। चलिए, so आपका एडिशन कंपाउंड्स में इतना ही था। एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 types, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में ही आ जाएगा आपको कि डिफरेंशिएट करें बिटवीन डबल सॉल्ट एंड योर कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए दोनों है क्या, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। अब जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हुए तो वर्नर ने एक थ्योरी दी। वर्नर ने बेसिकली क्या करा, पहला अटेम्प्ट करा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों फर्दर आयंस में नहीं डिसोसिएट हो रहा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने सबसे पहला अटेम्प्ट करा। अब वर्नर ने क्या करा, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को प्रिपेयर करा, और इसने सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करा, इसने कोबाल्ट क्लोराइड लिया COCl3, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड जहां कोबाल्ट की वैलेंसी 3 थी, और अमोनिया लिया, ठीक है, और उसके बाद उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स बनाता गया। फिर उसने क्या करा, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करा, कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनी, और उसने देखा कि कहीं कहीं जगह पे ना यार जो क्लोराइड आयन था वो AgCl की तरह सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बना, और कुछ कुछ जगह वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो ये ऐसा कैसे हुआ कि कहीं पे AgCl का वाइट PPT बन रहा है, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, बात को समझना, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, कहीं पर अगर क्लोराइड आयन होगा तो मुझे AgCl का क्या मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, बाकी नाइट्रेट आयन जो भी काउंटर आयन होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट कहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो अब ये कैसे हो रहा होगा ये समझेंगे, ठीक है। चलिए वर्नर थ्योरी पे जो सवाल आता है वो मैं बता दूंगी अभी क्या आता है, पर पहले थ्योरी और उसके पॉइंट समझेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स है, मान लो COCl3.6NH3, फिर कम होता गया अमोनिया, 5NH3 4NH3 3NH3, एक जगह था COCl3.5NH3.H2O, ठीक है। कंपाउंड्स के उसने देखे कलर भी आए, येलो पर्पल ग्रीन वॉयलेट रेड, हमें कलर याद नहीं करना। फिर उसने जब सिल्वर नाइट्रेट देखा तो कितने मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुए वो चेक करेंगे। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जब उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो बेटा 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हुए। ये 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट कब हुए होंगे? अब मैंने आपको बताया बेटा कॉम्प्लेक्स पार्ट तो फर्दर आयंस में डिसोसिएट होता नहीं, बट जो बाहर वाला आयन है वो डिसोसिएट हो सकता है। 3 मोल अगर मुझे AgCl के प्रेसिपिटेट के मिल रहे हैं, यानी कि 3 क्लोराइड आयंस क्या होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स से बाहर होंगे। वो कैसे बाहर होंगे, यहां पर देखें भाई, COCl3.6NH3 में आपका क्या हो जाएगा, CO NH3 होल 6 और बाहर Cl3 होगा, है ना, बाहर Cl3 होगा, तभी इसके अंदर जब मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूंगी तो ये वाले जो 3 क्लोराइड आयंस है वो मुझे 3 मोल्स किसका प्रेसिपिटेट दे देंगे, सिल्वर क्लोराइड का 3 मोल का प्रेसिपिटेट दे देंगे।
सो उसने यहां से फॉर्मूला डिटर्मिन करा, जो कॉम्प्लेक्स था उसका फॉर्मूला क्या आया, CONH3 होल 6Cl3। हमें AgCl के पीपीटी से ये पता चलता गया बेटा कि कितना क्लोराइड आयन बाहर होगा, क्योंकि वही आयनाइजेबल है, वही आयंस में टूटेगा और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, COCl3.5NH3 में जब हमने AgNO3 डाला तो हमें 2 मोल मिला। 2 मोल का मतलब बेटा 2 क्लोराइड बाहर होगा, बाकी सारा अंदर होगा, तो 5 NH3 अंदर होगा और 1 क्लोराइड अंदर होगा, और 2 क्लोराइड क्या होंगे आपके बाहर होंगे, काउंटर आयंस बोलते हैं इनको, अभी पढ़ेंगे आगे। 3 फिर आपने डाला तो 1 मोल। अब 1 मोल का मतलब है एक ही Cl बाहर होगा, तो बाकी Cl अंदर होंगे और NH3 भी अंदर होगा, तो 4 NH3 अंदर, 2 क्लोराइड अंदर और 1 क्लोराइड बाहर जो आयनाइजेबल है ना। जब 0 AgCl मतलब AgCl का प्रेसिपिटेट मिला ही नहीं मुझे, यानी कि सारा क्लोराइड आयन अंदर ही होगा, क्योंकि अगर बाहर होता तो आयनाइज हो जाता, बट अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो आयनाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट तो अपनी आइडेंटिटी एज इट इज रखता है, इंटैक्ट रखता है। तो फिर जब उसने देखा, ये वाला फॉर्मूला था कॉम्प्लेक्स का COCl3.3NH3, यानी 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड का लिया, 3 मोल अमोनिया के लिए। इस कॉम्प्लेक्स का कलर वॉयलेट था। सिल्वर नाइट्रेट डाला 0, 1 भी मोल, AgCl का पीपीटी ही नहीं आया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का बेटा, CONH3 का होल 3 Cl3, यानी सारा जो आयन है वो अंदर ही होगा, बाहर कुछ भी नहीं होगा, राइट। और लास्ट था COCl3.5NH3.H2, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स था। 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट के मिले। अगर आपको 3 मोल मिल रहे हैं बेटा, मतलब तीनों क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स से बाहर होगा, तीनों क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स से बाहर हो गए, तो अंदर क्या बचेगा, 5 NH3 और 1 H2O, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CONH3 होल 5, H2O और Cl3 बाहर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से बाय सीइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट he could determine the formula of the exact complex, कि कॉम्प्लेक्स में कौन सी चीज अंदर होगी और कौन सी चीज बाहर होगी। इतनी बात समझ आ रही है? बोल दो यार ना। चलिए, सो अगर है वर्नर सीरीज क्या है तो आप क्या लिखेंगे, वर्नर प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स by the combination of cobalt chloride and ammonia, and then on adding excess of silver nitrate in cold or a cold solution of silver nitrate, he prepared a series of compounds where some of the chloride ions were precipitated and some were not. कुछ जगह precipitate हुआ, कुछ जगह precipitate नहीं हुआ, और वहां से उसने फिर कंपाउंड्स का या कॉम्प्लेक्सेस का क्या डिटर्मिन करा, एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब इस थ्योरी जब उसने, अब देखो यार ये एक्सपेरिमेंटल था, कोई थियोरिटिकल चीज नहीं थी, तो इसने ये सारी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर करा, उसके बाद उसने कुछ कुछ टर्म्स को डिफाइन करा कॉम्प्लेक्सेस की। सो पहला वर्नर ने टू एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज कि क्यों कुछ आयन बाहर था, क्यों कुछ अंदर था, क्यों सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट कहीं मिला कहीं नहीं मिला, तो उसने क्या कहानी बोली कि हर मेटल आयन पर 2 तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, यानी आयंस में टूटेगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, यानी वो आयंस में नहीं टूटेगा। तो मैंने पहला टॉपिक एरिया आपको बता दिया जहां से सवाल आता है, वो था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकंड जो आता है यहां से क्वेश्चन, वो यहां से आ जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे जैसे क्वेश्चन एरियाज आते जाएंगे, जैसे मैंने आपको D&F ब्लॉक में बताया था, मैं वैसे यहाँ पे बताती जाऊंगी, तो प्लीज इन एरियाज को, इन चीजों को आपको लिटरली बाय हार्ट याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। आप डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डेफिनेशन एग्जांपल लिख कर याद करो, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी लिख कर याद करो। ये चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, उनको बेटा लिख कर याद करोगे तो ही याद होगा, वर्बली याद करोगे 2-4 दिन बाद फिर भूल जाओगे।
प्राइमरी वैलेंसी ये नॉर्मली आयनाइजेबल होती है, आयनाइजेबल होती है, एंड आर सैटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली। ठीक है, ये याद रखें, प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होता है, या फिर इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम बोलते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बेसिकली जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम होता है, अभी बताऊंगी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके बराबर होता है। यानी प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। दोबारा सुन लो, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो मेरे किसके बराबर होती है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर के। अब ये टर्म्स की मैं बात करूंगी, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम सब सीखेंगे, पूरे चैप्टर में सब कुछ बार बार रिपीट होगा। सो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, इसके अलावा इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये याद रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि आयनिक पार्ट होता है और आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी पहला नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल होता है, आयंस में टूटता है, ये आयंस में नहीं टूटता। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसको हम आजकल कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। यानी सेंट्रल मेटल एटम से कितना लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शनल होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, बट प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि आयनाइजेबल होता है, आयंस होते हैं, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। सो याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल तो है, आयंस में तो टूटती है, बट नॉन डायरेक्शनल है। बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, आयंस में फर्दर नहीं टूटती क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर होता है ये वाली चीज, बट ये डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड एटम्स कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल। कितने लीगेंड मेरे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, यानी कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। अगर मेरे सेंट्रल मेटल एटम मान लो आयरन है, उसके साथ 6 अमोनिया जुड़ा हुआ है मान लो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कॉपर के साथ अगर 4 अमोनिया जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिंक के साथ अगर 4 अमोनिया जुड़ा है, ZnNH3 होल 4 मान लो 2+ है, तो हम बोलेंगे जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, कि उसके साथ 4 अमोनिया जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। सो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली किसके बराबर है आज की डेट में? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी मेटल के साथ लिगेंड ने कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। बाकी अभी इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगी। तो अगर आपसे सवाल आए डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो आप क्या बताएंगे? पहला, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी, मतलब दूसरा नहीं, पॉइंट तीसरा हो गया, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है आपकी? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बेटा आप अगर बना सकते हो इस लास्ट मोमेंट पे तो बना लेना, अगर आप PDF से रिवाइज करना चाहो तो इसी से रिवाइज कर लेना, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, बट बना लेना, नोट्स एक जगह होने चाहिए। कि जब भी आपका केमिस्ट्री का बोर्ड आने वाला हो उससे पहले आप ये नोट्स एक बार और गो थ्रू कर सको ना। चलिए, सो हमने यही बोला, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल थी, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल थी। ये इसने ही बोला, मतलब हमने क्या, वर्नर ने बोला। नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन डिफाइन करता है, डिसाइड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी, यानी बेसिकली मेरा क्या, कोऑर्डिनेशन
नंबर, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 है, तो मेरे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ये 11th वाली चीजें हैं जो हम बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, 6 बॉन्ड्स बने हैं या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे को 2 चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कहां पे स्क्वायर प्लेनर होगा, कहां पे टेट्राहेड्रल होंगे, इसके बारे में हम वीबीटी में बात करेंगे जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट अभी इतना याद रखें कि जो आपका वर्नर था उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी नहीं डिसाइड कर सकती क्योंकि वो तो आयनाइजेबल होती है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। सो वर्नर की एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं क्या क्या करा था। एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का। उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला एक्सेस में। डिपेंडिंग ऑन द मोल्स ऑफ द AgCl प्रेसिपिटेटेड उसने अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला दिया। उसके बाद उसने 2 चीजें मेन डिफाइन करी कि जो मेटल आयन होता है मेरा कॉम्प्लेक्स में, वो 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। और सेकेंडरी वैलेंसी ही क्या डिसाइड करती है? आपका ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलें, यहां तक मामला क्लियर हो रहा है। पहली क्लास थोड़ी सी थियोरिटिकल होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। और द थिंग इज, क्योंकि आपका टर्म 2 सब्जेक्टिव है बेटा, तो आपको यहाँ से, जैसे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखे थे तो उसमें 3 नंबर में सिर्फ डिफाइंस आ रखी थी। डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। वो 3 नंबर में 3 पार्ट्स में आपसे सिर्फ डिफाइन भी पूछ सकता है। सो इसीलिए थियोरिटिकल पार्ट आपको पढ़ाया जाता है। मैं चाहती तो मैं सीधा नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देती कि बेटा ये आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ लेना, बट मुझे पता है कि यहाँ से सवाल PYQs में आया हुआ है, इसीलिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा टाइम देकर कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये वाली चीजें करेंगे, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्लास यानी जो आपकी कल होगी उस क्लास में मैं आपको नॉमेनक्लेचर कराऊंगी। बहुत प्यारा है इसका नॉमेनक्लेचर और बहुत आसान है और स्कोरिंग है, प्लस वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्लास यानी थर्ड क्लास के अंदर हम VBT थ्योरी करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट क्लास के अंदर आपका CFT करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म आपका डिलीट हो चुका है, विच वॉज एक्चुअली अ मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट वो आपका डिलीट हो चुका है बोर्ड्स में से, सो वो हमें नहीं करना। काफी खुशी हो रही है, आइसोमेरिज्म डिलीट हो गया। ऑर्गेनिक का पढ़ पढ़ के वैसे ही परेशान थे हम। चलिए अब बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। मैं पहले ही बता दो यार, दीज डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखी है, ठीक है। मैं समझा तो दूंगी, आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो पेपर में तो आप बना लेना, लिख लेना खुद से डेफिनेशन। जिसको लगता है कि नहीं मैं खुद से आंसर्स नहीं बना सकता या नहीं मेरे से डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अदरवाइज आप एनसीईआरटी या ये वाली डेफिनेशंस को एज इट इज याद कर लेना। याद करने का तरीका, पहले 2-3 बार पढ़ो, फिर हाथ रख कर याद करो, उसके बाद 1-2 बार लिख कर देख लो। चलो, पहला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी क्या होता है? इसके अंदर हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है। इसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम आपका लीगेंड से जुड़ा होता है, फिक्स नंबर ऑफ लीगेंड से जुड़ा होता है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली स्क्वायर वाला पार्ट होता है, जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे मान लो मैंने कोबाल्ट लिया था, बॉन्डिंग टू 6NH3 CO, जैसे मैंने ये लिया था ना बेटा CO NH3 होल 6 बाहर Cl3, तो ये जो पूरा पार्ट है ना ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा पार्ट, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, आयन अगर चार्ज होगा इस पर, नहीं होगा तो एटम होगा। बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 6 अमोनिया से कैसे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है। इस पूरी एंटिटी को जो स्क्वायर ब्रैकेट में आती है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, बता ही दिया भाई। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी, जो स्क्वायर पार्ट था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो था, उसमें जो एटम या आयन होता है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, उसको हम CMA सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपके लिगेंड्स जुड़े होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, टेट्राहेड्रल में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मेरे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स दिया K2PtCl6, अब इसमें Pt+4, पहले तो मैं ये समझू यार ये चार्ज कैसे आया, प्लैटिनम पे +4 चार्ज कैसे आया। देखो भाई K2PtCl6 कैसे कॉम्प्लेक्स बना होगा बेटा, मुझे ये तो पता है कि पोटेशियम पे +1 है, तो इस कॉम्प्लेक्स पे PtCl6 ये अगर कैटायन है तो ये एनायन होगा, इस पे 2 पीछे ले जाओ तो इस पर 2- का चार्ज होगा, तभी तो क्रॉस करूंगे 2 नीचे आएगा। अब यहाँ पे प्लैटिनम पे चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे कैसे पता लगेगा प्लैटिनम पे कितना चार्ज है, तो इसके चार्ज को लेट कर लिया x, या ऑक्सीडेशन स्टेट को लेट कर लिया x। एक क्लोराइड पे बेटा -1 होता है तो 6 पे -6, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2, -2 + 6 यानी कितना हो जाएगा, +4, यानी यहाँ पे प्लैटिनम पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, +4। ऐसे निकालते हैं, बाकी और प्रैक्टिस अभी करेंगे हम। तो Pt+4 सेंट्रल मेटल आयन है, आयन क्यों, क्योंकि यहां पर इस पर चार्ज प्रेजेंट है +4 का। अब जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, किससे, लीगेंड से। लीगेंड जो अभी पढ़ेंगे, लीगेंड क्या होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है या आयन, लीगेंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जो बेटा लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको आप क्या बुलाते हो, लुईस एसिड। लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो डोनेट कर दे। ये तो बेचारा डोनेट कर नहीं सकता, इस पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड। तो अभी तक हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जिसमें मेरा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है अटैच टू अ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा हमने बोला सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सो इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर द सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है that is attached to the fixed number of ligands in a definite geometry में जुड़ा होता है, और जो ligands होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। तो जो CMA होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। तीसरी टर्म पर आते हैं लिगेंड्स, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। लिगेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इससे पहले लिगेंड्स कुछ नहीं पढ़ते, हमने नाम भी नहीं सुना कि लिगेंड जैसे क्या नाम है, क्या होता है। चलिए, तो लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर दी डोनर एटम्स। डोनर एटम तो समझ आ रहा है यार, जो डोनेट करे, डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो जो लिगेंड्स होते हैं दे आर दी डोनर एटम्स, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, दूसरे को डोनेट करते हैं। सो दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है यानी वो अमीर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो कैसा बिहेव करता है, लुईस बेस। ये 11th की चीज है बेटा, इक्विलिब्रियम चैप्टर की, एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो डोनेट कर दे। ठीक है, तो लिगेंड जो होते हैं दे कैन बी एटम, सिर्फ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं, जो डोनेट करते हैं आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम और आयन, इनको हम लिगेंड्स बुलाते हैं, विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं तो इनको हम क्या बुलाते हैं, लुईस बेस बुलाते हैं। लुईस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो लिगेंड होता है यहाँ पे लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तो जैसे NiNH3(6Cl2) में ये जो अमोनिया है ये आपका कैसा है, लिगेंड, क्योंकि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये इस निकल को
अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, यहां तक एक बार सारी टर्म्स को देख लें क्या क्या लिखा है, एक बार खुद से पढ़ें, अपने आप को समझाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हैं, लीगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेरे सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बनाया, वही मेरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अब सारी चीजें डिफाइन करूंगी, क्या चीज क्या है। ठीक है, कोबाल्ट यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम तो नहीं होगा, अब एटम होगा या आयन होगा ये मेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगी, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा बेटा, CONH3 होल 6 पे 3 प्लस, Cl पर 1 माइनस, क्रॉस करूंगी तब ये 3 यहाँ जाएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X प्लस अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज तो नहीं होता है ना, NH3 is NH3 डज नॉट कैरी एनी चार्ज। तो X प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3, तो X कितना आ जाएगा, +3, यानी कोबाल्ट पे +3 का चार्ज होगा। अगर कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है बेटा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, तो मैं इसको एटम नहीं बोलूंगी बिकॉज एटम न्यूट्रल होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन आयन, तो हम यहां पे बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये अमोनिया यहां पर आपका क्या है, दिस इज लीगेंड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये लुइस एसिड है, ये लुइस बेस है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या बिहेव करता है, लुइस एसिड। लीगेंड क्या बिहेव करता है, लुइस बेस। ठीक है, ये जो 6 नंबर मुझे दिख रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या डिनोट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोबाल्ट 3+ के साथ 6 अमोनिया ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट करेगा एक अमोनिया, तो 6 अमोनिया 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई और कलर लेते हैं। जो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट था बेटा, इस पूरे पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यही था। और ये जो बाहर है ना यार, ये वाला जो आयनाइजेबल होता है, ये तो आयनाइजेबल है ना, आयनाइजेबल 3Cl- आयनाइजेबल है, तो ये वाले जो आयंस होते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, काउंटर आयंस। क्या बुलाते हैं इनको, काउंटर आयंस, जो आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी एज पर वर्नर्स थ्योरी। चलो कुछ काम की बातें। कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का होता है वो डिटरमिन करता है ओनली बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यानी मेरा ये जो लीगेंड है इस मेटल के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद अगर जो बनता है वो पाई होता है। जैसे अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा पाई होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमिन होता है बाय फॉर्मिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 6 सिग्मा बॉन्ड बने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर 12 सिग्मा बॉन्ड बने तो 12, वैसे होता नहीं है, 12 अभी तक देखा नहीं गया है। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड बन भी रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करते कोऑर्डिनेशन नंबर की कैलकुलेशंस में। ठीक है, दूसरी बात पे ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, अब देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स है COEN होल थ्राइस 2+, अब आपको लगेगा बेटा 3 इथाइलिन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, नंबर पे नहीं जाना, नंबर पे नहीं जाना, हमको ये मत सोचना 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब होता क्या है, ये जो एक इथाइलिन डायमीन होता है, EN इसका स्ट्रक्चर अभी बनाऊंगी मैं थोड़ी सी देर में बस,
तो ये जो EN होता है ना बेटा, एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है। अब मैथ्स तुम्हारी बहुत बढ़िया है, मुझे पता है। अब खुद सोचो, अगर एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है तो बेटा 3 EN कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6 बनाएगा। अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, बेसिकली द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। एक इथाइलिन डायमीन 2 कोऑर्डिनेट यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितना बॉन्ड बनाएगा? 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो बेटा ये नंबर से मत जाना, ये नंबर से मैं बार बार कह रही हूं मत जाना, हर बार कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ज्यादातर केसेस में जो नंबर होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बट कुछ लीगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक लीगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। अभी पढ़ाऊंगी, एक लीगेंड 6 बॉन्ड भी बनाएगा, EDTA। तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है कि लीगेंड कौन सा है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है मेरे मेटल के साथ। नेक्स्ट है जो आयनाइजेबल ग्रुप होता है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी वाला पार्ट था उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, बाहर ही तो लिखा था, ठीक है। और उसको हम क्या बुलाते हैं? काउंटर आयंस। मैंने पहले ही बता दिया आपको, दिस इज कॉल्ड काउंटर आयन। जैसे K4FeCN6 में बेटा K प्लस काउंटर आयन होगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, सो हियर K प्लस इज गोइंग टू बी काउंटर आयन। तो जो आयनाइजेबल होता है यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूं, चाहे वो बाहर अगर ये आगे यानी इस पे प्लस है, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर आयन बाद में लिखा है यानी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और वो एनायन होगा, तो वो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, काउंटर आयन, केटायन, एनायन कुछ भी हो सकता है। ये आयनाइजेबल होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, आगे लिखे पीछे लिखे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये सारी आपकी बेसिक टर्म्स हैं, अभी 1-2 और बची हैं, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है कि लीगेंड्स जो होते हैं वो स्पेस के अंदर अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं, उससे मुझे मॉलिक्यूल की या कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पता लगती है, शेप पता लगती है। सो द स्पैशियल अरेंजमेंट, स्पैशियल का मतलब होता है स्पेस में जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट है, द स्पैशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन या ज्योमेट्री जिसको हम बुलाते हैं। मोस्ट कॉमन है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। टेट्राहेड्रल आपने 11वीं में पढ़ रखी हैं चीजें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, क्योंकि 4 लिगेंड है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा। ट्राइगोनल बायपिरामिडल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 5, 1 2 3 4 5 लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। सो ये हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है कि मेरा जो लिगेंड है वो अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करे, किस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी, क्या शेप मिलेगी मुझे मॉलिक्यूल की या कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये 11वीं वाली चीज है जो आप रिडॉक्स में पढ़ते हो, वही चीज है। मेरे सेंट्रल मेटल एटम या आयन पे क्या चार्ज प्रेजेंट होगा जब बाकी सारे लिगेंड्स को मैं रिमूव कर दूंगी एज आयंस? ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है, द रेसिडुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज आयंस। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन पे बचा हुआ चार्ज होता है जब आप सारे लिगेंड्स के चार्ज को हटा देते हो, सो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सीधा कैलकुलेशन समझेंगे, जैसे यहां पर ये दे रखा है, तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं इसे पीछे सिखा चुकी हूं इसका, तो X + 6 अमोनिया 6 है, एक अमोनिया पे 0 चार्ज तो 6 पे भी 0 होगा, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? जो चार्ज जो बेटा कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, बट साइन के साथ लिखना, और न्यूट्रल तो न्यूट्रल, इज इक्वल टू +3। तो X इज इक्वल टू +3, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3। यहां पे निकालते हैं आयरन का, ट्राई करें खुद से। आयरन का लेट कर लिया X, Cn पर कितना चार्ज होता है? -1, एक पे -1 तो 6 पे -6 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? +3। तो X - 6 इक्वल टू +3। गलत है यहाँ पे,
एक मिनट देना, यहाँ 3 माइनस होगा, -3 होगा, क्योंकि आयरन पे +9 का चार्ज तो कभी आ ही नहीं सकता। -3 इधर -6 है बेटा, उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका +3। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन पर होगा +3। 2 कॉम्प्लेक्स मैं दे रही हूँ आपको, उन पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑफ कोर्स आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का निकालना है। चलिए फटाफट से निकाल लें, ऊपर वाले में आयरन का, नीचे वाले में निकल का। और जब आप कैलकुलेट कर लें, मेक श्योर आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। चलें, हो गया भाई कैलकुलेट। चलो इस वाले में निकालेंगे तो बेटा x - 6 इक्वल टू -4, तो x कितना आ जाएगा +2। x +4 इंटू 0, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, 0, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 0। ठीक है, ये निकालना आना चाहिए। अभी नॉमेनक्लेचर में भी बार बार रिपीट होगा, तो मैं वहां पे भी सिखाऊंगी, इट विल कम विद प्रैक्टिस। अगर किसी को 11th का नहीं याद तो यहाँ पर याद आ जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट होगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बार फटाफट से बेटा सारी टर्म्स देखो, क्योंकि उसके बाद मैं लिगेंड्स पे आऊंगी। ठीक है, पहली टर्म करी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, जो आपकी किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। सेंट्रल मेटल एटम आयन, जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री में, ये लुईस एसिड होता है। लिगेंड वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डोनेट करता है, वो लुईस बेस होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड ने मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रखे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे, वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट हमने करा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, जो स्पैचुअल अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। And oxidation number is basically the charge present on the central metal atom or ion when all the other ligands are removed as ions. उनको आपने हटा दिया, उसके बाद भी जो चार्ज बचा हुआ है मेरे मेटल पर, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, या ये आसान सा है, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, जैसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है, जब होमोलेप्टिक का मतलब है सेम बेटा, जब सेम लीगेंड हो, सेम ही तरह का लीगेंड जुड़ा हो, सेम लीगेंड है तो वन टाइप ऑफ लीगेंड होना चाहिए। सो वन टाइप ऑफ लीगेंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये एक ही तरह का लीगेंड ही तो है, अमोनिया 6 बार आ रखा है, क्या फर्क पड़ता है, बट है तो एक ही तरह का है। हेट्रोलेप्टिक का मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट लीगेंड्स होंगे, जैसे 4 तो अमोनिया बट 2 क्लोराइड के हैं, तो डिफरेंट लीगेंड्स तो है, एक तरह का तो नहीं है। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलिए इसी के साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जिससे मुझे ये पता लग पाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, कौन सा लिगेंड कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, सो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, मेरे लिगेंड पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लिगेंड को, अब बेटा चार्ज 3 ही तरह का, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या कुछ नहीं होगा, है ना, तो उसी बेसिस पे हमने लिगेंड को भी 3 में क्लासिफाई कर दिया। नेगेटिव होगा चार्ज तो एनाइनिक, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, और पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइनिक। बट जितने भी लिगेंड्स है सारे के सारे, चाहे एनाइनिक है, चाहे न्यूट्रल है, चाहे केटाइनिक है, ये मेटल एटम को क्या कर रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डोनेट कर रहे होंगे, बिहेव सारे लुईस बेस की तरह ही करते हैं।
So anionic ligands are negatively charged, F minus Cl minus, cyanide, sulfide, sulfate, hydroxide, दुनिया जहान के. न्यूट्रल लीगेंड्स अनचार्ज और इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी लोन पेयर प्रेजेंट होगा. जैसे कार्बोनिल लोन पेयर होता है, अमोनिया लोन पेयर होता है, वाटर लोन पेयर होता है. पर क्योंकि मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल लीगेंड. यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन होगा. नेक्स्ट है आपका केटायनिक लीगेंड. ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बट लोन पेयर इनमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है. जैसे समझना NH2 इस कंपाउंड को बुलाते हैं हाइड्राजीन, है ना. अब ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीनियम आयन. NO प्लस को बुलाते हैं नाइट्रोसीलियम. केटायन में ईएम जुड़ जाता है, ठीक है. सो दिस इज नाइट्रोसीलियम, दिस इज हाइड्रोजीनियम. यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पे प्रेजेंट होता है, वो डोनेट हो जाता है. पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम केटायनिक लीगेंड बोलते हैं. सो चार्ज के बेसिस पे 3 तरह का लीगेंड है, एनायनिक, केटायनिक, न्यूट्रल. सारे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब भी वो मेटल को डोनेट कर रहा होगा. सेकेंड क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज डेंटिसिटी. कि डेंटिसिटी क्या होती है. डेंटिसिटी होता है कि मेरा लीगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है. और यहीं से मुझे क्या पता लग जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना. यहीं से कोऑर्डिनेशन नंबर इज ओनली द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लीगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो डेंटिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन लीगेंड. एक लीगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है. अब उसी के बेसिस पे करेंगे. मोनोडेंटेड यानी वन डेंटेड, एक ही. मोनोडेंटेड ऐसे समझ लो, एक दांत है, एक बॉन्ड बनाएगा. एक लीगेंड एक बॉन्ड बनाएगा. 6 जुड़े होंगे तो 6 बना लेंगे, 4 जुड़े होंगे तो 4 बना लेंगे, बट एक लीगेंड एक बॉन्ड बनाएगा. सो लीगेंड्स हैविंग सिंगल डोनर एटम. मोनोडेंटेड को और क्या बुलाते हैं, यूनिडेंटेड. मतलब डेंटिसिटी अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पर डेंटिसिटी कितनी होगी बेटा, 1. यानी दीज काइंड ऑफ लीगेंड्स फॉर्म ओनली वन बॉन्ड विद द मेटल एटम और आयन. दिस इज Cl माइनस, वाटर, अमोनिया. ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये एनायनिक लीगेंड है चार्ज के बेसिस पे. ये केटायनिक है, वो चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन. अभी मैं डेंटिसिटी की बात कर रही हूं. ये सारे के सारे लीगेंड्स कितना बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं. नेक्स्ट आते हैं बाइडेंटेड लीगेंड्स. बाइडेंटेड से नाम से समझ आ रहा है बेटा, यहां पर आपके पास डेंटिसिटी कितनी होगी, 2. यानी यहां पे एक लीगेंड कितने बॉन्ड्स बना रहा होगा मेरे मेटल के साथ, 2 बॉन्ड्स बना रहा होगा. सो लीगेंड्स कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम्स यूज्ड साइमल्टेनियसली. 2 डोनर एटम, एक ही लीगेंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे एक टाइम पर. यानी 2 बॉन्ड्स बन रहे होंगे मेटल के साथ साइमल्टेनियसली. 2 डोनर साइट्स है ना. मान लो मेरे को 2 जगह से कैश फ्लो आ रहा है. सो यहां पे क्या होता है, डेंटिसिटी 2 होती है. मेटल के साथ लीगेंड जो होता है 2 डोनर, एक ही लीगेंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं और दोनों के दोनों क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जैसे समझना, पहला हम कर रहे हैं EN. EN की फुल फॉर्म क्या थी, इथाइलिन 1,2 डायमीन. ठीक है, या इसको इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं. ये कुछ इस तरह का होता है बेटा, CH2 CH2 NH2 NH2, लोन पेयर लोन पेयर. तो यहां से एक लोन पेयर डोनेट होगा, यहां से होगा, साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएंगे तो डेंसिटी होगी 2. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल करें OX का. OX होता है आपका ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेट आयन आपका क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस. यहां पे ये वाला ऑक्सीजन क्या बिहेव करता है आपका डोनर एटम. तो यहाँ पे ये लोन पेयर डोनर एटम. यहाँ पे ये और ये मेरी क्या है,
डोनर साइड्स, ये और ये भी कैसी है आपकी डोनर साइड्स है, ठीक है। तो ये डोनर साइड्स है ऑक्सलेट के अंदर, अच्छा सा नहीं लग रहा है, देता है। ऑक्सलेट के अंदर ये वाला ऑक्सीजन मेरा डोनर होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसको अभी एक बॉन्ड और बनाने की जरूरत है, ये और बॉन्ड बनाना चाहता है। ओए होए होए, है ना, ऑक्सीजन की तो 2 बॉन्ड बनाने की चाहत है, बेचारे ने एक ही बना रखा है, तो कहेगा एक मेटल मिल जाए मेरे को, मेरे ये दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेंगे। तो एक लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली मेरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डेंसिटी 2 होती है। तो अगर ऑक्सलेट 3 प्रेजेंट होगा यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि 6 बॉन्ड्स बन रहे होंगे, कोऑर्डिनेट 6 बन रहे होंगे। तीसरा है आपका GLY, जिसको हम फुल फॉर्म में बुलाते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ये आपके ग्लाइसिन अमीनो एसिड से आता है, ठीक है। ये होता है ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन में, या आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं, स्टाइल से लिखेंगे यार, चैप्टर इतना स्टाइलिश है। CH2 NH2 COO माइनस, है ना। ग्लाइसिन में बस COOH होता है क्योंकि ग्लाइसिनेट एनायन है, तो यहाँ पे H प्लस लूज हो गया होगा कार्बोक्सिलिक का, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस है। अगर आप चाहो तो मैं एक्सपैंड भी करके लिख देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, एक ये डोनर साइड एक ये डोनर साइड, एक लिगेंड में 2 डोनर साइड प्रेजेंट है बेटा, तो आपका डेंसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दीज आर दी वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द लिगेंड्स हैविंग डेंसिटी इक्वल टू 2। एक लिगेंड में 2 डोनर साइड होती है, एक बार में 2 बॉन्ड्स बना रहे होते हैं मेटल के साथ, ठीक है। चलिए जहां तक बात क्लियर है, नेक्स्ट चलें। चलिए नेक्स्ट आ रहे पॉलीडेंटेड। अब मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, फिर सीधा आ जाओ पॉलीडेंटेड, यानी यहां पर डेंसिटी मोर देन 2 होगी, 2 से ज्यादा, 1 और 2 तो पढ़ चुके, तो यहां पर डेंसिटी इज गोइंग टू बी मोर देन 2। सो सिंगल लिगेंड्स हैविंग सेवरल डोनर एटम्स, यानी यहां पर जो डेंसिटी होती है वो 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। वेरी 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 कॉमन एग्जाम्पल इज EDTA 4 माइनस, जो हेक्साडेंटेड, यानी यहां पर डेंसिटी कितनी होती है 6 बेटा, इतना बेहतरीन लिगेंड होता है ये 6। एक लिगेंड के अंदर यार 6 डोनर साइट्स प्रेजेंट है, एक बार में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अकेला लिगेंड 6 बॉन्ड बना लेता है, मुझे उसको और किसी की जरूरत ही नहीं है, खुद के अंदर 6 डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। पहला सवाल EDTA का फुल फॉर्म पर आता है, सो इट इज इथाइलिन डायअमीन D टेट्रा T एसिटेट, और 4 माइनस है तो चार्ज होगा। पहला सवाल तो EDTA की फुल फॉर्म का आता है, सो हमें EDTA की फुल फॉर्म आनी चाहिए। सवाल मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन, ठीक है। और अगर EDTA लिखा है खाली तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट पे छोड़ दो, वैसे तो आयन ही होगा। डेंसिटी 6। अब जरा इसका स्ट्रक्चर में बहुत बार सवाल आ रखा है, इवन JEE नीट के अंदर आ रखा है कि आपको EDTA की द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EDTA इस 4 ऑप्शन दे देता है। सो EDTA का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आपके लिए भी सब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल बन सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। सो EDTA का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इथाइलिन डायमीन तो हम पीछे बना चुके हैं, CH2CH2N और N। टेट्रा एसिटेट आयन क्या होता है, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस,
और CH2COO माइनस। अब यहां पे 6 डोनर साइट्स बतानी है तुमको ढूंढ के, तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट का सवाल है। 6 डोनर साइट्स EDTA के अंदर कहां प्रेजेंट है बेटा? एक तो 1 2 3 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, एक साइड पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी साइड O माइनस वाली, पांचवी, छठी। कितनी साइड्स मिल गई मुझे? 6 साइड्स मिल गई। तो एक यहां का लोन पेयर, यहां का लोन पेयर, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, यानी यहां पर डेंसिटी कितनी होती है? 6। और यही लिखा है इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, वो भी O माइनस वाला, टू दी सेंट्रल एटम। एंड दैट इज वाई EDTA का डेंसिटी आपका कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे एम्बीडेंटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ रखा है। जहां जहां सवाल आ रखा है यार मैं बार बार बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EDTA इज इंपॉर्टेंट, एम्बीडेंटेड लिगेंड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिगेंड से ही अकेलों में सवाल बन जाते हैं पेपर के अंदर एक एक नंबर के। व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इस तरह के सवाल आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के केस में 1 मार्कर में। सो एम्बीडेंटेड का मतलब होता है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, एम्बीफाइल्स पढ़ते हो आप, एम्फीबियंस पढ़ते हो जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। इसके अलावा हम 11th में एम्फीप्रोटिक पढ़ते हैं, एम्फोटेरिक पढ़ते हैं। जब भी एम्फी का वर्ड आता है ना, एम्फी, एम्बी, दैट मीन्स डुअल बिहेवियर, डुअल, दोगलापन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, सो यहां पर हम बोलते हैं लिगेंड्स जो बाइंड तो 2 डिफरेंट साइड से कर सकता है, उसके पास 2 डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, बट एक टाइम पर बेटा एक साइड से ही जुड़ेगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, एक लिगेंड के अंदर दो डोनर साइड्स प्रेजेंट है, 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, पर एक टाइम पर एक से ही, एक साइड से बनाएगा। हम यही बोल सकते हैं ना, जो एम्फीबियंस होता है वो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, बट एक टाइम पर तो एक ही जगह रहेगा, तो पानी में रहेगा, जमीन पर रहेगा। तो ऐसे ही एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, इनमें 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट होती हैं, बट एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक ही डोनर साइट यूज होती है। जबकि बाइडेंटेड के केस में क्या था, मैं आपको फर्क बता रही हूँ एम्बीडेंटेड और बाइडेंटेड में। बाइडेंटेड में भी 2 डोनर साइट थी, बट दोनों यूज होती हैं, वहां पे डेंसिटी 2 थी, दोनों साइट्स यूज होती हैं बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे 2 साइट तो प्रेजेंट है, पर बॉन्ड एक बार में एक ही बनाएगा, यहाँ पे डेंसिटी 1 होता है। बात समझ आ रही है? So ligands which can bind through 2 different atoms but only one at a time to form a coordinate bond. use एक बार में एक ही होगा, डेंसिटी 1 रहेगी, जबकि बाइडेंटेड में डेंसिटी 2 होती है। सो एम्बीडेंटेड में हम बात करें अगर कि 2 डोनर साइड है बट एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज योर NO2 माइनस। अगर बेटा नाइट्रोजन की साइड से ये मेटल से जुड़ता है तो हम इसको बुलाते हैं नाइट्राइटो N। जो भी साइड से जुड़ रहा है वहां का नंबर या नाम सिंबल लिख देंगे। अगर ऑक्सीजन मेरी साइट है जिससे जुड़ रहा है मेटल, तो इसको क्या बुला देते हैं, नाइट्राइटो O, क्योंकि एम्बीडेंटेड है। 2 डोनर साइट है बट दोनों में से कोई एक यूज हो रही है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सी साइट यूज हो रही है। नाइट्रोजन की हो रही है तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन की हो रही है तो नाइट्राइटो O। ऐसे ही होता है आपका SCN माइनस। ठीक है, थायो, अगर सल्फर वाली साइट यूज हो रही होती है बेटा तो थायोसाइनेटो। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर अगर डोनर एटम की तरह यूज हो रहा है, सल्फर के साइड से अगर बाइंडिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, तो उस टाइम पे थायोसाइनेटो। और अगर NCS माइनस यानी नाइट्रोजन की साइड से, यहां पे NO2 माइनस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन था तो नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन था तो नाइट्राइटो O। SCN माइनस में अगर सल्फर है तो थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन होता है तो क्या बुलाते हैं, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या हो गए, लिगेंड्स विच कैन बाइंड, और लिगेंड्स विच कैन बाइंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स बट ओनली 1 एट अ टाइम। और you can see ligands which have 2 donor sites but bind through only 1 site at a time. एक बार में एक ही साइड से जुड़ता है। एग्जाम्पल नाइट्रो, NO2 माइनस, N से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो N, नाइट्रोजन वाली साइड से ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं,
बाइंडिंग भी आपको आनी चाहिए कि कैसे कहां से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। यार नाम से समझ आ रहा है यार, फ्लेक्सी का तो मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल। हम बोलते हैं ना, अभी तो तुम जॉब नहीं कर रहे बट जॉब में बोलते हैं फ्लेक्सी शिफ्ट है। फ्लेक्सी शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे को 9 घंटे अगर काम करना है तो वो मैं 9 घंटे कोई से भी कर सकती हूँ। मैं सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक कर सकती हूँ, मैं सुबह 11 बजे आके 8 बजे तक कर सकती हूँ। मुझे अपनी ड्यूटी के 9 घंटे पूरे करने हैं, मैं चाहे कोई से भी 9 घंटे करूँ, वो फ्लेक्सी होता है, फ्लेक्सी शिफ्ट। हम बोलते हैं ना आई एम फ्लेक्सिबल टू एवरीथिंग और आई एम। सो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनमें वेरिएबल डेंटिसिटी होती है, यानी मेटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉन्ड बना लेंगे। अगर मेटल को 6 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है तो वो 6 बना लेगा, अगर मेरे मेटल को 4 बॉन्ड चाहिए तो वो 4 बना लेगा, 2 चाहिए 2 बना लेगा। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं having variable denticity which depends on the nature of metal. Of course ये मेटल के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, लिगेंड पे नहीं। लिगेंड पे तो अब जैसे EDTA है, EDTA पे तो बेटा 6 साइड प्रेजेंट है। अब मेरे मेटल को कितने की जरूरत है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे मेटल को 4 चाहिए तो EDTA अपनी 4 साइड दे देगा, EDTA को अगर मेटल को 2 चाहिए तो वो 2 साइड देगा, 6 चाहिए तो वो 6 के 6 डोनेट कर देगा, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 6 है। तो जैसे EDTA having denticity 4 or 6, so it will depend on the nature of metal, it can show 4 also, it can show 6 also, ठीक है। सो अभी तक हमने लिगेंड्स के 2 क्लासिफिकेशन करे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एनायनिक एटायनिक न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन करा हमने कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ योर डेंटिसिटी, मोनोडेंटेड लिगेंड करा, बाईडेंटेड लिगेंड करा, फिर आपने पॉलीडेंटेड लिगेंड करा, उसके बाद हमने कौन सा करा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड करा, और आखिरी करा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। नोट्स इस चैप्टर के बना लेना, भला तुम्हारा ही होगा, क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और D एंड F ब्लॉक से इसकी वेटेज ज्यादा होगी। लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, कि कौन सा लोन पेयर डोनेट करे, सिग्मा, पाई, क्या डोनेट कर रहा है मेरा लिगेंड, ठीक है। So ligands that donate lone pair and make sigma bond, और सिग्मा बॉन्ड ही किस में यूज होता है, टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मेरा लिगेंड लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उस लिगेंड को क्या बुलाते हैं, सिग्मा डोनर, कि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है डोनेट करके अपना लोन पेयर। सिग्मा डोनर जैसे वाटर, अमोनिया, ये सिग्मा डोनर होते हैं। सेकंड होता है बेटा डोनेट तो सिग्मा कर रहा है, फिर पाई एक्सेप्टर, क्या कहानी है ये नहीं समझ आ पा रही। सिग्मा डोनर तो समझ आया, यानी लोन पेयर डोनेट करेगा, मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पर ये इतने तेज होते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत तेज लिगेंड्स होते हैं। कार्बोनिल, नाइट्रो, एनो, नाइट्रोसिल जिसको हम बुलाते हैं, न्यूट्रल होता है तो नाइट्रोसिल, पॉजिटिव होता है तो नाइट्रोसीलियम बुलाते हैं। ये क्या करते हैं, पहले तो मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं, फिर खुद क्या करते हैं, जो खुद के वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग के, उनमें मेटल से वापस क्या एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसी पर एक इफेक्ट आता था CO का, सिनर्जिक इफेक्ट, जो अब आपको नहीं आ रहा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बाद आपका लास्ट में आप देखोगे NCERT के अंदर देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक्स, जिसमें एक सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग आती है, जो सिर्फ हम स्पेशली CO के केस में पढ़ रहे होते हैं, बट वो अब आपका नहीं आ रहा है। यू गाइस आर वेरी लकी, जो टफ टॉपिक्स थे वो सारे हट गए हैं। सो CO के केस में ये होता था कि पहले ये क्या करता है, समझना, ये लिगेंड है L, ये मेटल है, ये पहले मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो यही है, पहले लाइन पढ़ो, लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। उसके बाद क्या करता है ये लिगेंड, अपने खुद के जो खाली ऑर्बिटल से, ये तो वही बात हो गई ना, मैंने पहले डोनेट करा, चैरिटी करा, और उसके बाद मैंने बोला मेरे घर में ऊपर 2-3 फ्लोर खाली है, तुम चाहो तो मुझे वहां पे आके डोनेट कर सकते हो वापस। तो वही बात है, पहले डोनेट करेगा, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी एक्सेप्ट करता है,
कौन से ऑर्बिटल्स में? खुद के पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, ठीक है। एमओटी के हिसाब से बात कर रही हूं मैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना पढ़ते थे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, फिर आता था आपका सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, डिपेंडिंग ऑन कितना है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपने पाई या पाई स्टार जो ऊपर होते हैं उनमें स्टार वाला जो होता था वो एंटी बॉन्डिंग बोलते थे हम, ठीक है। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दीज लिगेंड्स एक्सेप्ट appreciable amount of electron density from metal ion into its vacant। तो अब क्या करता है ये लिगेंड मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है अपने खुद के कौन से ऑर्बिटल में, पाई या पाई स्टार, जो इसके खाली पड़े होते हैं ऑर्बिटल, उनमें वापस मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है। अब जब डोनेट कर रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, जब एक्सेप्ट कर रहा था तो क्योंकि पाई या पाई स्टार में बना रहा था, पहला बॉन्ड बना सिग्मा, वापस डोनेट हुआ तो दूसरा बॉन्ड तो बनेगा, तो पाई, तो इनको हम क्या बुलाते हैं बेटा? सिग्मा डोनर। डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे और एक्सेप्ट करके कौन सा बॉन्ड बना लेता है? पाई बॉन्ड बना लेता है। सो दीज आर कॉल्ड एज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है। इनको हम और क्या बुलाते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स भी बुलाते हैं। तीसरा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, नाम से ही समझ आ रहा है, डोनेट भी पाई करेगा, एक्सेप्ट भी पाई करेगा। सो लिगेंड्स दैट डोनेट एंड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पाई बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जैसे आपका इथाइलिन या इथाइन, इथीन, बेंजीन, ये डोनेट भी पाई करते हैं और एक्सेप्ट भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करते हैं। तो तीन तरह के हमने पढ़े, सिग्मा डोनर जो डोनेट करके नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, दूसरा करा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, डोनेट सिग्मा मतलब डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बट एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहा है, और एक्सेप्ट कहां पे कर रहा है? अपने वेकेंट पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल में। तीसरा हमने करा वो लिगेंड जो डोनेट भी अपनी पाई करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्सेप्ट भी पाई करते हैं, जैसे आपका इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। एक तो हमने करा था होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक जहां पे सेम लिगेंड होता है वन टाइप, हेट्रो जहां पे डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हम बेटा चार्ज के बेसिस पे कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उस पर क्या चार्ज है। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बुलाएंगे कॉम्प्लेक्स केटायन। अगर मेरे कॉम्प्लेक्स पार्ट पे बेटा नेगेटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स एनायन, और अगर जीरो कुछ नहीं है तो जीरो होगा। तो ये मेरा कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच विल नॉट हैव एनी चार्ज। सो 3 टाइप्स हो गए, कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा सवालों पर। आज की क्लास में हमने काफी कुछ कवर कर लिया, काफी थ्योरी पढ़ ली। अब बस नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरुआत करेंगे? नॉमेनक्लेचर की। पर पहले इस क्लास के बेसिस पर सवाल कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कीलेटिंग लिगेंड। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ रखा है, ठीक है। सो कीलेटिंग या कुछ लोग चीलेटिंग भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे आप वो कर लो। कीलेटिंग, चिलेटिंग, जैसे कुछ फंगाई, फंजाई बोलते हैं, तो उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन मे वेरी। सो लिगेंड्स which bind with central metal atom or ion, obviously central metal atom या ion के साथ जुड़ेंगे, and result in closed ring formation are called as chelating और chelating, मैं दोनों ही बोल रही हूं, are called as chelating ligands। यानी वो लिगेंड्स जो आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जुड़े, बट जुड़ने के बाद यार रिंग बना दे, एक क्लोज रिंग बन जाए मेरी बढ़िया सी, और हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर बन जाए एकदम मस्त।
जितना ज्यादा कीलेशन होता है, जितनी ज्यादा क्लोज रिंग बनती है, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात हमेशा याद रखना. हायर द कीलेटिंग इफेक्ट, यानी मोर द नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग्स और द क्लोज रिंग्स फॉर्म, मोर स्टेबल इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल करते हैं. CuEn होल ट्वाइस 2+, ठीक है. इथाइलिन डायमीन 2 बार जुड़ा हुआ है, कॉपर पे 2+ का चार्ज होगा. अगर मेरे को यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालूंगी? X प्लस En पे तो कोई चार्ज नहीं था बेटा, इथेन डायमीन या इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो X प्लस 2 इंटू 0, और मेरा कॉम्प्लेक्स के टायन है +2, तो यहाँ पे कॉपर पे कितना चार्ज होगा? +2. अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कॉपर का, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का, तुम में दिमाग होगा तो तुम बता दोगे यार, नंबर पे मत जाना, बार बार बोल चुकी हूं मैं बना के दिखाती हूँ पहले. कॉपर पे कितना चार्ज था बेटा? 2. इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या था? CH2CH2. मैं इस तरीके से बनाऊंगी NH2, क्योंकि मुझे लोन पेयर दिखाना है. ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2. यही होगा. ये मेरा कॉपर 2+, या आप पूरे कॉम्प्लेक्स पे दिखा सकते हो, अंडरस्टूड होता है. ये लोन पेयर डोनेट होगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक साइडेड शेयरिंग होती है तो हम इससे डोनर टू एक्सेप्टर एरो दिखाते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये बन गया मेरा. क्या आपको दिख रहा है बेटा? लिगेंड ने मेटल के साथ क्लोज रिंग बनाई है, देखो ना यार, 1 2 3 4, और आप मेंबर देखोगे तो मतलब क्लोज रिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5 क्लोज रिंग बन गई आपकी, बहुत ही बढ़िया. यहाँ पे भी क्लोज रिंग बन गई. तो इथाइलिन डायमीन कैसा बिहेव करता है? कीलेटिंग लिगेंड बिहेव करता है, क्योंकि ये जब मेटल के साथ जुड़ता है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक क्लोज रिंग की फॉर्मेशन कर देता है, और इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बुलाते हैं? कीलेटिंग लिगेंड्स. अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. मैंने आपको पीछे भी बताया बेटा, इथेन डायमीन के अंदर या इथाइलिन डायमीन के अंदर 2 डोनर साइट्स होती हैं, और दोनों डोनर साइट साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाती है. ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है. यानी इथेन डायमीन कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड, यानी एक लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाता है बेटा. एक लिगेंड 2 बना रहे हैं, बट 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 कितना बॉन्ड बनाएंगे? 4. अब तुम सब में स्ट्रक्चर थोड़ा ना बनाओगे यार, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 4. एम आई क्लियर विद दिस? Oxidation state is going to be +2. The primary valence is going to be +2. Coordination number or secondary valence is going to be +4. And chelating ligand यानी वो ligand जो कैसा बनाए? आपका ring formation कर दे जब metal के साथ जुड़े. ठीक है. Next question इसी पर है. इनमें से कौन कौन से chelating ligands होंगे? पहला पानी. नहीं यार, पानी तो एक ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड से क्लोज रिंग कैसे बन सकती है? C2O4 2- ऑक्सलेट, हाँ बेटा बना सकता है. ऑक्सलेट भी तो बाइडेंटेड होता है, डेंटिसिटी 2 होती है, बना सकता है क्लोज रिंग, जैसे इथाइलिन डायमीन ने बनाया वैसे ही ऑक्सलेट बना देगा. EDTA, हाँ भाई 6 साइड से जुड़ता है, बना सकता है. कार्बोनेट नहीं, मोनोडेंटेड होता है. SCN- नहीं, एम्बीडेंटेड था बट एक बार में एक ही जुड़ता है. CO नहीं, क्योंकि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होता है, क्लोज रिंग नहीं बना सकता. इथीन भी क्लोज रिंग नहीं बना सकता. यानी जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो आपकी क्या बनाते हैं? क्लोज रिंग बनाते हैं. नेक्स्ट सवाल तुम लोगों ध्यान से पढ़ना. क्या बाइडेंटेड लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स सेम होते हैं? बोल दो भाई. नो, they are not same beta, not at all. Bidented ligands जो होते हैं they have 2 donor sites and use simultaneously to form
2 coordinate bonds with central metal atom और ion, है ना. दो डोनर साइट्स प्रेजेंट होती है और दोनों की दोनों यूज हो जाती हैं साइमल्टेनियसली टू फॉर्म बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. एग्जाम्पल EN, ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट. ठीक है. whereas ambidentate ligands have two donor sites. They also have two donor sites, but only one is used at a time, or only one site is used simultaneously to form coordinate bond. डोनर साइट तो दो प्रेजेंट थी, बट एक बार में एक ही साइड बॉन्ड बनाती है, दोनों नहीं बना सकते बेटा. चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. एम्बीडेंटेड में हमने क्या करा था, NO2 माइनस एक बार में एक यूज हो गया तो नाइट्राइट तो N होगा, या नाइट्राइट तो O या तो N से बाइंड करेगा या ऑक्सीजन से. ऐसे SCN माइनस सल्फर से करेगा या नाइट्रोजन से. सल्फर से कर रहा है तो थायोसाइनेटो, नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है. ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी PV, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर. चलिए जी पहला निकाल लें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कोबाल्ट का. X प्लस अमोनिया पे 4/0, पानी पे 1/0 प्लस ब्रोमाइड पे बेटा -1 इज इक्वल टू. अब इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा, अगर यहाँ पे 2 का चार्ज है तो यहाँ पे पहला पार्ट मतलब पहले केटायन होता है फिर एनायन होता है, तो यहाँ +2 का चार्ज होगा और यहाँ -1 का चार्ज होगा, तभी तो आया होगा. ये बात तो पूरी जिंदगी हमें पता है. नाइट्रेट आयन NO3- होता है, बोलो ना यार. CONH3 पानी Br +2 होगा और यहाँ पे नाइट्रेट पे -1 चार्ज होगा, तभी क्रॉस करूंगी तो ये 2 इधर जाएगा. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स पूरे पे कितना चार्ज होगा बेटा, +2. X 0 0 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, +3. यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है जी. अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यार, अमोनिया मोनोडेंटेड 4 है, 4 बॉन्ड बनाएंगे. पानी मोनोडेंटेड 1 बॉन्ड बनाएगा. Br मोनोडेंटेड 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड. टोटल कितने बॉन्ड्स बन गए, 6 बॉन्ड. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट वाले में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. सेंट्रल मेटल एटम या आयन कॉम्प्लेक्स वाला होता है, बाहर वाला काउंटर होता है. चलो पहले देखते हैं यार ये फॉर्मूला कैसे आया होगा. K पर कितना चार्ज होता है, प्लस पहला वाला केटायन होगा, बाद वाला एनायन, यानी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव का चार्ज होगा. FeC2O4 होल थ्राइस. यहाँ पे बेटा 3 आया, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा, 3-. कितना चार्ज होगा, 3-. अब यहां से देखें भाई, यानी इधर पोटाशियम पे +1 होगा, कॉम्प्लेक्स पे -3 का चार्ज होगा. ठीक है. X C2O4 कौन सा आयन होता, ऑक्सलेट ही तो था. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2O4 2-, यानी एक ऑक्सलेट पे बेटा 2- का चार्ज होता है. एक ऑक्सलेट पे 2- का चार्ज, 3 पे -6 का चार्ज होगा. इतनी बात समझ आई यार, जल्दी बोलो भाई. C2O4 पे कितना चार्ज होता है, 2-. एक पे 2-, 3 पे 6- इज इक्वल टू -3, यानी X कितना आ जाएगा, +3. यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3. कोऑर्डिनेशन नंबर. अब बेटा आपको पता है जो ऑक्सलेट है वो कैसा आयन है, मतलब कैसा लीगेंड है, बाइडेंटेड. एक ऑक्सलेट लीगेंड 2 बॉन्ड्स बनाता है. 3 ऑक्सलेट कितना बॉन्ड बना देंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे. हमें नंबर पे नहीं जाना, मैं बार बार बोल रही हूँ. मोनोडेंटेड में सब सफल होता है, जितना मोनोडेंटेड लीगेंड होता है 1, 2 और 4, 6, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर. मोनोडेंटेड तक सब सही है,
बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड से कहानी बदल जाती है, वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो क्योंकि जो ऑक्सलेट आयन है वो कैसा है, बाइडेंटेड, 1 लिगेंड 2 बॉन्ड 3 लिगेंड 6 बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक कहानी सारी क्लियर है कि नहीं बेटा जी? सो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कराऊंगी। नॉमेनक्लेचर के लिए अगेन ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 चीजें बार बार रिपीट होंगी। सो प्लीज यहां तक एक बार एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, और यहां तक कि एक बार थ्योरी खुद से एनसीईआरटी से भी पढ़ लें। कुछ नहीं है, 2-3 पेजेस होंगे हार्डली एनसीईआरटी के। प्लीज इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको करना, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगी आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं। बट मेक श्योर आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज करें, नोट्स को खुद बनाएं एंड एनसीईआरटी पढ़ें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द IUPAC nomenclature. Bye bye guys, take care, thank you.